हाँ जी, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके परिवार में। और आज की लाइव क्लास शुरू हो गई है। क्लास को एक बार शेयर कर दो, फिर चलते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा साथियों आपका कि लाल बहादुर शास्त्री क्या पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहां पर है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहां पर स्थित है। क्या मसूरी में है, खड़गवासला में है, देहरादून में है या कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी इसका आंसर दीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी या राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। मसूरी, खड़गवासला, देहरादून या कोई नहीं। आशा है सब प्यारे बच्चों ने बहुत ही सही और सटीक आंसर इसका सही दिया होगा। क्या होगा? मसूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मसूरी होगा। जिस बच्चे ने सही दिया उसको बहुत अच्छा, और जिसने गलत दिया है वो इसको नोट कर लीजिएगा कि आगे कभी भविष्य में एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो सही किया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिसका गलत हो गया वो निराश ना हो। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहां पर है? मसूरी के अंदर। बात करें खड़गवासला, तो यहां पर आपकी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आपकी कहां पर है? या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी कहां पर है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर करोगे बच्चों? तो खड़गवासला। खड़गवासला कहां पर पड़ता है? तो खड़गवासला पड़ता है आपका पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और वहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आपका क्या है? मुख्यालय है। तो देहरादून के अंदर याद रखना बच्चों आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी। कभी आ जाए देहरादून। देहरादून आपका कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा ना अब तो, कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहां पर है? मसूरी के अंदर। फिर आ जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? खड़गवासला, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिर याद रखना आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर? आपकी देहरादून के अंदर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। आप बस वीडियो में बने रहना और क्लास हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि वो भी क्लास ले सके। अन्यथा आप जो है वो पढ़ो। देखो 1897 में, 1876 में, 1899 और 1882 स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किस वर्ष की थी? रामकृष्ण कौन थे? तो याद रखना जो स्वामी जी थे, स्वामी जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण। और स्वामी जी को गुरु ने कौन सा नाम दिया था? नरेंद्र। कौन सा नाम दिया था? नरेंद्र नाम दिया था। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की क्या की जाती है? स्थापना। कहां पर की जाती है बच्चों? कलकत्ता के अंदर। कहां पर की जाएगी? कलकत्ता के अंदर की जाएगी। कब करेंगे? 1897 के अंदर करेंगे। कहां पर करेंगे? कलकत्ता के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद याद रखना स्वामी जी से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है कि स्वामी जी है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान भी कौन सा है? कलकत्ता है। फिर याद रखना बात है 1893 के अंदर ये कहां पर गए थे? शिकागो। कहां पर गए थे? शिकागो। और शिकागो के अंदर क्या चल रहा था? विश्व धर्म सम्मेलन। क्या चल रहा था? विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी जी के द्वारा क्या किया गया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो रह जाएगा याद कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी जी के द्वारा की गई। फिर रामकृष्ण मिशन कहां पर स्थित है? कलकत्ता में। स्थापना
स्वामी विवेकानंद जी ने कब की? तो 1897 के अंदर। स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान कौन सा है? कलकत्ता है। फिर याद रखना स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। फिर याद रखना रामकृष्ण परमहंस के द्वारा अपने शिष्य को कौन सा नाम दिया गया था? नरेंद्र नाम दिया गया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1893। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय गया था? तो बच्चों आपके सामने है, कौन गए थे? स्वामी जी गए थे। स्वामी जी से ये क्वेश्चन आपके क्या है कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्या है? रिपीट होते हैं, लगभग एग्जाम के अंदर आपके ये क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इनको नोट करो, और नोट कर लिया तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। चलते हैं। क्यों? क्लास का मजा आ रहा है? क्लास में समझ में तो आ रहा है ना? पढ़ रहे हो? अरे समझ में तो आ रहे हो? कदे मत जोरा मर्दी दुख पा रहे हो? एक बार बता दो हाँ या ना। चलो समझ में आओ ना तो शेयर करो। न क्लास में जुड़ो न क्लास शेयर करो। तो आओ देखो, एशियाटिक सोसाइटी, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा बहुत ढंग से पढ़ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, विलियम जोन्स, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, विलियम जोन्स, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, इसका भी देना। हाँ दे दिया होगा सब बच्चों ने। जिस भी बच्चे का आंसर ये है विलियम जोन्स, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी है उस बच्चे की। और विलियम जोन्स है, इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 1774 के अंदर। कब की थी? 1774 के अंदर की थी। कहां पर? कलकत्ता के अंदर वो तो है। फिर इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी है, इन्होंने द्रविड़ आंदोलन चलाया था। कौन सा? द्रविड़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो द्रविड़ आंदोलन ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछ लिया गया, किसके द्वारा चलाया गया? तो 1916 के अंदर किसके द्वारा चलाया गया? तो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी के द्वारा। कहां पर चलाया गया ये? तो याद रखना कहां पर चलाया जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। तो 1916 के अंदर कहां पर चलाया जाएगा बच्चों? मद्रास के अंदर। कहां पर होगा? मद्रास के अंदर चलाया जाएगा। क्वेश्चन एक ये पूछा गया कि सावित्रीबाई फुले हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? थोड़ा सा ये याद रख लेना, इनका संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से। फिर ज्योतिराव फुले, इनसे दो चीजें याद रखना, एग्जाम में आपकी बार बार रिपीट होती हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई? ज्योतिराव फुले द्वारा। दूसरा आता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम आप कमेंट करोगे, पुस्तक का नाम आप कमेंट करोगे कि ज्योतिराव फुले की पुस्तक कौन सी है। जल्दी कमेंट कीजिएगा, ज्योतिराव फुले की पुस्तक कौन सी है। जल्दी आप क्या करना, कमेंट कीजिएगा कि ज्योतिराव फुले की बुक कौन सी है। तो जिस बच्चे ने कर दिया होगा, इतना तैयारी है, वो तो दे देगा। गुलामगिरी, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? याद रखना किसकी है? ज्योतिराव फुले की। रह जाएगा याद। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। सावित्रीबाई फुले का संबंध महाराष्ट्र से, ज्योतिराव फुले का संबंध सत्यशोधक समाज से, पुस्तक गुलामगिरी। उसके बाद इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत कब? 1916 के अंदर, मद्रास के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो
इजी है यारो। निम्न में से इजी तो है, लेकिन ये बोर्ड नाटक करता है बीच बीच में। वर्षा भी कोई दुश्मनी थोड़ी है यार तेरी। हाँ, आओ। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी? देखो, ने लिखी है, यहां पर थोड़ा ध्यान दें। एक तो पूछने वाला कौन, किसकी पूछ रहा है? महात्मा गांधी की। क्या पूछ रहा है, नहीं या हाँ? तो यहां पर कौन सी लिखी? गुलामगिरी अभी अभी हमने चर्चा की है, किसकी है? ज्योतिराव फुले की, ज्योतिराव की। ओके जी। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सब सही दोगे। आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप सही दोगे। बिल्कुल इसका आंसर सही दोगे, बिल्कुल इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है तो गर्लफ्रेंड को भी कोई ना कोई संज्ञा देनी पड़ेगी, और गर्लफ्रेंड को काला धन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? काला धन। तो भारतीय संस्कृति में पत्नी तो घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी होती है जो घर में रहती है। मतलब कहते हैं ना कि पत्नी होती है वो भगवान का प्रसाद होती है। क्या होती है? भगवान का प्रसाद होती है। तो गर्लफ्रेंड क्या होती है? तो गर्लफ्रेंड भी बोले होती तो ये भी प्रसादी है, लेकिन ये किसका होती है? ये भैरव जी का होती है। किसका? भैरव जी का। कि इसको हम घर नहीं ला सकते, बाहर ही रखो इस प्रसादी को। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या भारत की खोज, इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? भारत की खोज। भारत की खोज। भारत की खोज ये किसने लिखी थी? नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? नेहरू जी के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक लिखी गई। फिर महात्मा गांधी की और पुस्तक भी बता दूं आपको यार, बता दूं? आओ, याद रखना, हरिजन, हिंद स्वराज, नोट कर लीजिएगा, सर्वोदय, यंग इंडिया। यंग इंडिया वैसे लाला जी भी है आपके। फिर इंडियन ओपिनियन, और एक आपकी कौन सी होगी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कौन सी हो जाएगी आपका? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। लिखो, जल्दी करो। चलें फिर आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, नोट कर दे एक बार। इनको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार जो हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति, या तो 1857 की क्रांति आएगा, नई नाम इसके जगह आएगा सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बख्त खां, तात्या टोपे और नाना साहब। कहां से पूछा है? बिहार से। कहां से? बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है भाई। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके लिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और देखो। कुंवर सिंह, जो चट्टू खाओगा गलत कर देगा। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह भी कहां पर करता है? बिहार की जगदीशपुरा रियासत से। कहां से? बिहार की जगदीशपुरा रियासत से। कहां से करता है बच्चों? बिहार की जगदीशपुरा रियासत से। कौन करता है? तो बिहार की जगदीशपुरा रियासत से कौन करता है बच्चों? आपका कुंवर सेन करता है। हुआ क्या था 1857 की क्रांति के अंदर? एज्ड था कुंवर सिंह, और
अंग्रेज बोलते भी हैं कि यदि कुंवर सिंह यंग होता तो 1857 की क्रांति क्या पता हम हार जाते। और कुंवर सिंह करता क्या, कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ गंगा नदी के तट पर युद्ध लड़ता है और बताते हैं कि इसका हाथ के अंदर गोली लग गई। गोली लगने के बाद बताते हैं इसने अपने हाथ को काटकर गंगा नदी को समर्पित करके अंग्रेजों के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। सलूट है भाई ऐसे बंदों को जो भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीयों की रक्षा के लिए अपने हाथों का बलिदान दे दिया, फिर भी युद्ध लड़ते रहे। इस प्रकार के योद्धा हुआ करते थे आपके कुंवर सेन। तो कुंवर सेन बिहार के जगदीशपुरा रियासत। बख्त खां, तो बख्त खां आपके याद रखना दिल्ली से, कहां से थे, दिल्ली से क्रांति का वैसे नेतृत्व कौन करता है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया जाता। और यही बहादुर शाह जफर द्वितीय आपके नोट कीजिएगा अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे ये, इनका मकबरा भी कहां पर है, रंगून। फिर तात्या टोपे, तात्या टोपे कहां से करते हैं, झांसी और कानपुर, कानपुर, झांसी और कानपुर से। नाना साहब कहां से करते हैं, तो नाना साहब कहां से करते हैं, कानपुर। और क्रांति के बाद नाना साहब कहां पर चले जाते हैं, क्रांति के समय ये नेपाल चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं बच्चों, नेपाल चले जाते हैं नाना साहब, जिनको धोंदू पंथ भी कहा जाता है, धोंदू पंथ। टाटा टोपे जिनको रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। धोंदू पंथ को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से, नाना साहब आपके धोंदू पंथ याद रखना। तात्या टोपे तो बता दें इसके पिताजी ने इनको मेले से टोपी ला कर दी थी और पूरा दिन ये क्या करते थे, टोपी है ना उस टोपी को लगाए रखते थे, सोते थे टोपी, खाते पीते टोपी, खेलते कूदते टोपी। तो इसका नाम आगे क्या लगा दिया, टोपे लगा दिया। क्या लगा दिया, टोपे लगा दिया। बिल्कुल देखो लॉजिक, देखो इतिहासकारों ने कैसा दिया, लेकिन बिल्कुल सही है। क्रांति के अंतिम शहीद भी कौन थे आपके, तात्या टोपे जी थे। पहले कौन थे, मंगल पांडे। चले अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार इनको नोट कीजिएगा। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से किसने, तो बिहार की जगदीशपुरा रियासत से कुंवर सेन। बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनके सेनापति। तात्या टोपे झांसी और कानपुर से करते हैं। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब कानपुर से करते हैं और क्रांति के समय कहां पर चले जाते हैं, नेपाल चले गए। वास्तविक नाम इनका क्या था, धोंदू पंथ था। चले आगे, यह रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन ढंग से बहुत पढ़ना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नंबर 1 बच्चों की बात कर रहा है, दूसरी मुक्त और तीसरी अनिवार्य शिक्षा कि कौन सा अनुच्छेद है वो बच्चों को एक तो मुक्त और एक अनिवार्य शिक्षा का क्या देता है, अधिकार प्रदान करता है। कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के। कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा और मुक्त शिक्षा है वो दी जाए। और कौन सा करता है ये आपके सामने आर्टिकल 21A, 17, 18 और 40। आर्टिकल आपके सामने है 21A, 17, 18 और 40। जल्दी बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद करता है, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल कौन सा करेगा, 21A करेगा। कौन सा करेगा, 21A करेगा। अब थोड़ा इसका उल्लेख कर देता हूं मैं, देखो 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका, नोट कीजिएगा 86वां संविधान संशोधन। तो 46वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002, नोट कीजिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और कर्तव्य के अंदर, मूल कर्तव्य के अंदर जोर दिया गया आपका। कितने हैं अब, 11, कितने हैं, 11 है, याद रखना, उनमें जोर दिया गया। फिर बात करें आपका कौन सा, 17। तो 17 आर्टिकल आपका क्या करता है, अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता का अंत। 18 के अंदर आपकी क्या है, नोट कीजिएगा, उपाधियों का अंत। नोट कीजिएगा बच्चों, उपाधियों का अंत ना। गुरुजी बार बार के शेयर के लिए बोला, एक खुद ही शाना ही कर देगा, नहीं करनी तो चलो कोई दिक्कत है, पढ़ने दो बच्चों को। 40 के अंदर आपका क्या है, पंचायत। ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 40 है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 21 के अंदर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट करो, फिर आगे चलते। हाँ जल्दी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लो। नोट कर लिया। आजकल के बच्चों की हालत कैसी हो रखी है भाई, पहले तो फॉर्म आता है तो फॉर्म भरता, फॉर्म के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद सरकारी नौकरी लग जाऊंगा, बस इसी के अंदर उसकी पूरी जिंदगी लगी हुई है। बस एक ही सपना है कि क्या पता इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। डरा दिया यार चांच की, चलो आओ देखो क्वेश्चन। घंटी बजे भाई किसकी, खतरे की किसकी। देखो, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया जाएगा? 1972, 1978, 1989, 2002। क्वेश्चन देखिएगा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? 1972, 1978, 1989 और 2002। बताओ भाई कब हटाया गया, कब हटाया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978। अब देखो इसका थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं। पहली बात याद रखना कि 1978 के अंदर क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अब यह संविधान संशोधन में क्या किया गया? इस संविधान संशोधन में क्या किया? जो आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, इनको मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और वर्तमान में ये याद रखना कहां पर है? भाग 12 में। कहां पर है? भाग 12 के अंदर। ये वर्तमान में आपका कहां पर है? तो याद रखना भाग 12 के अंदर है। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। और वर्तमान में ये संविधान के किस भाग में, तो किस पार्ट के अंदर है? 12 के अंदर। फिर 1989 के अंदर आपका कौन सा हुआ था? 61वां हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो आपकी मतदान की आयु पहले कितनी थी? 21, और इस 21 से कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। 2002 में अभी बताया है आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। चले अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार नोट कर लो इनको, चले फिर आओ। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। लोकसभा होती है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है? तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखकर, पढ़कर और उसके बाद जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सभी सही दे रहे हैं, सभी सही दे रहे हैं, सभी को
वेरी गुड सभी। चलो बात करें, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के साथ साथ याद रखना प्रधानमंत्री का भी कितना होता है 5, सीएम का भी कितना 5, गवर्नर तो छोड़ दो, राष्ट्रपति का भी कितना होता है 5, उपराष्ट्रपति का भी कितना होता है 5 वर्ष ही होता है। 3 वर्ष आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर कितना होता है 3 वर्ष। 4 वर्ष का यूएसए प्रेसिडेंट, यूएसए राष्ट्रपति का 4 वर्ष का होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लोकसभा सदस्य, लोकसभा के सदस्यों का कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कितना होता है 6 वर्ष प्लस में यूपीएससी अध्यक्ष 6 वर्ष होता है। उसके बाद याद रखना जो आपका निर्वाचन आयोग उसका भी 6 वर्ष का ही होता है आपका। फिर बस बहुत है, इतना तो याद रख लीजिएगा, बहुत है, रह जाएगा 6 वर्ष से लोकसभा के सदस्यों का, यूपीएससी के अध्यक्ष का, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा उसका 6 वर्ष होगा, 4 वर्ष यूएसए राष्ट्रपति का, 3 वर्ष आपका आरबीआई गवर्नर का होगा, 5 वर्ष प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है 5 वर्ष का होगा। ये किया आपने, चलें आगे। बिल्कुल, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत, देखो दर्रे से क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड, नंबर 1 उत्तराखंड और नंबर 2 तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ेगा, जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकिल्ला दर्रा और मुलिंगला दर्रा। तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा आपका कौन सा आपके सामने है, कौन सा भाई जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, मुलिंगला दर्रा है। ये क्या करेगा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ देगा। जोजिला ये श्रीनगर को लेह से जोड़ा। बारालाचा और शिवकिल्ला दर्रा आपके किस राज्य के अंदर है, तो नोट कीजिएगा बच्चों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मुलिंगला दर्रा है, ये क्या करेगा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ देगा। किसको करेगा, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ देगा। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा, सूर्यधार निम्न में से किस राज्य में, किस राज्य में है। देखो क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस बार कार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन टपक आते हैं। 5-7 क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है। सूर्यधार है वो आपका कहां पर है, बताइएगा कहां पर है सूर्यधार आपका, कहां पर है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा भाई। कहां पर होगा, कहां पर होगा सूर्यधार आपका, सूर्यधार आपका कहां पर होगा, उत्तराखंड के अंदर होगा। कहां पर होगा, उत्तराखंड के अंदर होगा। फिर चले आपको, अंशुपा आपका कहां पर है, ओडिशा में। कहां पर है, ओडिशा के अंदर। फिर बात करें मणिपुर के अंदर आपकी लोकटक झील याद रख लेना, कहां पर है, मणिपुर में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, कोलेरू झील याद रख लेना आपकी कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और सूर्यधार कहां पर है, तो सूर्यधार आपका कहां पर होगा, उत्तराखंड के अंदर। चलें अगले क्वेश्चन में। किस नदी को कुछ लोग, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। देखो तो दक्षिण की गंगा को कुछ लोग किस नदी को कहते हैं, तो किस नदी को कहते हैं, दक्षिण गंगा कौन सी है आपकी, तो दक्षिण गंगा आपकी कौन सी है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा आपकी कौन सी है, एनसीईआरटी दक्षिण गंगा किसको मानती है, गोदावरी को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग दक्षिण की गंगा किसको कह देते हैं, कावेरी को कहते हैं। कावेरी को कहते हैं इसलिए कहते हैं कावेरी को क्योंकि ये क्या है, 12मासी नदी है। क्या है आपकी, 12मासी नदी है, 12मासी नदी है। और इसलिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कह देते हैं। वैसे दक्षिण गंगा कौन सी है आपकी, गोदावरी नदी है। कौन सी है आपकी,
गोदावरी नदी है। नोट कीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। मानस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो मानस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक रहा, तमिलनाडु रहा, गुजरात रहा, असम रहा। जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चों कि मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु और गुजरात, असम। जल्दी बताइएगा कहां पर है मानस नेशनल पार्क? तो कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर होगा आपका? असम के अंदर होगा। जल्दी इसको नोट कीजिएगा। जिसने सही बताया उसका बहुत अच्छा, लगे रहो भाई, अच्छी तैयारी कर रहे हो और तैयारी को रेगुलर रखो। सफलता का एकमात्र मंत्र यही है कि सफलता है वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है, और आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको पीड़ा होगी, उतना आपको संघर्ष सहना पड़ेगा। लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी बड़ी परेशानियों का सामना आप करोगे, सफलता भी आपको उतनी बड़ी मिलेगी। आप उसका क्या होता है, जिस बंदे को बिना सफलता के कोई चीज मिल जाती है, बिना संघर्ष के, बिना चुनौतियों के, बिना प्रयास किए, तब वो क्या करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है। और जिस बंदे को काफी मुश्किल से संघर्ष के बाद कोई चीज मिलती है ना, वो बंदा उसका क्या करता है, उसकी वैल्यू समझता है कि यार रियल में इसकी वैल्यू क्या है। तो मेहनत करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है मेहनत को, और जब तक सरकारी नौकरी प्राप्त ना कर लो, क्योंकि अपने माता पिता के सपनों के लिए ये तो कर ही सकते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके ऊपर दांव पर लगा रखी है। बाकी सब आप समझदार हो ही इतना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर आपके याद रखना 2-3 नेशनल पार्क याद रख लेना आप। नगरहोल, नगरहोल, बनेरहट्टा और बांदीपुर। बांदीपुर। तमिलनाडु के अंदर गोइंडी, मधुमलई और इंदिरा गांधी। गुजरात के अंदर गिर, और नल सरोवर। नोट कर लो साथ साथ में। नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में। गिर कहां पर है? गुजरात। इसके अंदर गिर वाले में तो आपके एशियाई शेर और गद्दे मिलेंगे आपको। नल सरोवर में आपको क्या मिलेंगे? जलीय बतखे। जलीय बतखे आपको कहां पर मिलेंगे? तो जलीय बतखे आपको कहां पर मिलेंगे बच्चों? तो कहां पर मिलेंगे? गुजरात के अंदर मिलेंगे। कहां पर? गुजरात के अंदर। एक बार इनको सबको आप नोट कीजिएगा। इतनी देर में पानी पी लेता हूँ आज थोड़ी तबीयत के अंदर। चलो कोई नहीं। अरे यार होता क्या है कि सुबह ऑफलाइन क्लास, 10 तो ऑफलाइन क्लास है और एक ये ऑनलाइन वाली, तो बंदे की एनर्जी तो हो जाती है। और ऑफलाइन क्लासों में बैच भी बड़े हैं, तो इतना जखना पड़ता है पूरा दिन की हिम्मत है। अभी क्या, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं जो बंदे, वो इतना ऑफलाइन क्लास भी तो नहीं लेते हैं। पर कोई नहीं यार, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आपके लिए नहीं करेंगे किसके लिए? अपने माँ बाप को कामयाब होकर दिखाओ भाई, क्योंकि वो जो कुछ भी कमाते हैं वो सब कुछ आपके ऊपर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जो कमाई है वो सब आप पर लगा रखी है। वो कहते हैं ना कि जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनमें हमारे माता पिता के पास बहुत ज्यादा संपत्ति, बहुत ज्यादा पैसा या धन नहीं होता है। उनके पास जो कुछ भी होता है वो हम पर क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं। तो सब कुछ आप पर लगा रखा। अब आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छी नौकरी लगकर उनको एक तोहफा दो कि पापा मम्मी नौकरी लग गया। दोगे ना? प्रॉमिस करो इस बार नौकरी पक्का लगना है। लगोगे भी? लगोगे? कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो कर लिया होगा नोट। चले हाँ ये
चेंचुस जनजाति पाई जाती है। चेंचुस जनजाति कहां पर पाई जाती है बताइएगा भाई, कि जो चेंचुस जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है आपकी, कहां पर पाई जाएगी भाई? चेंचुस जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो चेंचुस जनजाति आपकी कहां पर पाई जाएगी भाई? कहां पर पाई जाएगी? तेलंगाना में। कहां पर पाई जाएगी? तेलंगाना के अंदर आपकी चेंचुस जनजाति पाई जाएगी। उसके बाद बात करें हम, नई सी जनजाति कहां पर पाई जाती है? नोट करो इसको, इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नई सी जनजाति कहां पर पाई जाती है। इसको नोट कीजिएगा, जनजाति कर लीजिए कि नई सी जनजाति कहां पर पाई जाती है। कौन सी नई सी जनजाति आपकी कहां पर पाई जाती है? नोट कर लो भाई। कर लिया। तेलंगाना की चेंचुस हो गई, असम की करो अहोम। अहोम जनजाति ये पूछ लिया गया, इस बार कहां पर पाई जाती है? तो नोट करो, असम के अंदर। मेघालय के अंदर गोरो और खासी। गोरो और खासी आपकी कहां पर होगी? तो गोरो खासी आपकी कहां पर होगी? मेघालय के अंदर। एक बार इनको नोट कर लो, आपकी मेघालय के अंदर कौन सी पाई जाएंगी? गोरो खासी। असम के अंदर अहोम, तेलंगाना में चेंचुस, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी होगी आपकी? नई सी जनजाति होगी। कौन सी होगी आपकी? नई सी जनजाति होगी। कौन सी होगी आपकी? नई सी जनजाति। कहां पर होगी आपकी? तो याद रखना कहां पर होगी? तेलंगाना के अंदर। अरुणाचल के अंदर नोट कीजिएगा बच्चों नई सी, और असम में अहोम, और मेघालय में गोरो और खासी। ये रहा। लूसीफर किस ग्रह को का दूसरा नाम है? ओ भाई, लूसीफर किस ग्रह का नाम है? लूसीफर मतलब भोर का तारा। भोर का तारा लेटिन भाषा के अंदर है लूसीफर, और लेटिन भाषा में हमारा यदि कन्वर्ट करते हैं हिंदी में तो क्या होता है? भोर का तारा। और भोर का तारा बताने के बाद अब आप बता दोगे कि कौन सा होगा? मंगल होगा, मार्स होगा, वीनस होगा, जुपिटर होगा, या पृथ्वी होगा। तो भोर सांझ वो भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह, लाल ग्रह, बृहस्पति, पीला पृथ्वी, नीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह चमकीला ग्रह पृथ्वी की बहन, सांझ और भोर का तारा। नोट करो साथ साथ में, भोर का तारा मंगल लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी पानी की अधिकता के कारण नीला, और बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। कर लिया नोट? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में क्रमांक पर है। पृथ्वी है वो, पृथ्वी का आकार की दृष्टि से सौरमंडल में कौन सा भाग आता है? तीसरा, पांचवा, छठा और चौथा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आने लगे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो उनमें क्या कर लीजिएगा? क्रमांक में याद रखना। क्रमांक में आप जाओगे ना, तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा आपका? बृहस्पति, जुपिटर लिख लीजिएगा। बृहस्पति, साथ साथ में नोट करो शुक्र, सॉरी यार सांच के कठिन बोल रहा, आज की बात होगी, क्या बोल रहा है? बृहस्पति हो गया, शनि करो, शनि करो, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद आपकी कौन सी? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका कौन सा? शुक्र, शुक्र के बाद आपका कौन सा? मंगल, और मंगल के बाद आपका कौन सा? मरकरी या बुध। ये आपके क्या है? क्रम है। तो आप देख लीजिएगा पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? पृथ्वी कौन?
पृथ्वी कौन से पर आती है? तो पृथ्वी कौन से पर आती है? 5वें नंबर पर आती है। कौन से पर आती है आपकी? 5वें नंबर पर आती है। यार इसका पता भी नहीं है, शायद कोई कनेक्ट कर रखा होगा फोन से, फोन से कनेक्ट है शायद ये। तो 5वें नंबर पर आगे आए ना तो देख लेना, ये क्रमांक है, एक बार इनको नोट कर दीजिएगा। चलते हैं फिर। कौन सा जानवर है वो तिब्बत में परिवहन के लिए उपयोग किया गया? यानी कौन से जानवर है वो परिवहन के लिए कहां पर किया गया है? तो तिब्बत में परिवहन के लिए किया गया। जल्दी बताइएगा कौन सा जानवर है वो तिब्बत में परिवहन के लिए काम में लिया गया है? कौन सा आपका? याक। कौन सा? याक। ऊंट, ऊंट से क्या करते हैं? रेगिस्तान, रेगिस्तान में कौन सा लेंगे? ऊंट को लेंगे। और तिब्बत में परिवहन के लिए कौन सा काम में लिया जाएगा? याक लिया जाएगा। इस नोट कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट टपक जाते हैं कभी कभी। क्यों क्या होता है कि एग्जाम के अंदर ये इस बार शायद एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, देखो निम्न में से कौन सा जानवर तिब्बत में परिवहन के उपयोग में लिया जाता है? तो इस प्रकार के वापस यदि रिपीट हो गए क्वेश्चन तो ये लगभग बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो साधारण स्थानीय जगह से उठाए कर लिए जाते हैं। तो उस क्षेत्र वाले लोग तो उसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे, लेकिन बाकी नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना तिब्बत के अंदर जो परिवहन के लिए काम में लिया जाता है वो कौन सा है? याक। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या होता है? बग क्या होता है? बग होता है भाई गलती। बग क्या होती है? गलती होती है। बग का अर्थ क्या होता है? गलती। कोई गलती हो गई, मतलब गलत है, कुछ लिख दिया, टाइप कर दिया, उसको बग बोलते हैं। तो बग आपका देखो वायरस, प्रोग्राम, गलती, है आगे देखो गलती क्या होती है? त्रुटि। गलती आएगी, गलती नहीं आएगी तो बग की क्या होती है? त्रुटि। बग या तो गलती होती है या त्रुटि। आओ नोट कर लो इसको, चलते नोट कीजिएगा। क्या शानदार लिखा है भाई की। नौकरी कब मिलेगी? पूछने वाले ने पूछा कि नौकरी कब मिलेगी? पूछने वाले ने पूछा। कैसे मिलेगी? नहीं पूछा किसी ने। लोग सब परिणामों का इंतजार कर रहे थे, प्रयास किसी ने नहीं देखा। हो सके तो तुम किसी से मिलो तो उसके परिणाम नहीं, उसका प्रयास पूछना। बिल्कुल, आप किसी से मिलो तो उससे परिणाम मत पूछो कि फेल हुआ, पास हुआ, ये क्या किया तुमने। उसका प्रयास देखो कि बंदे ने प्रयास किया है या नहीं किया है। अक्सर हम क्या करते हैं, बंदे को यही देखते हैं कि ये सफल नहीं हुआ तो इसने प्रयास नहीं किया। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो असफल होते हैं ये नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्या पता सफल व्यक्ति से ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस हो, और क्या उससे ज्यादा उसके पास क्या हो? नॉलेज हो। तो किसी से मिलो तो क्या पूछो? उससे प्रयास देखो उसका। चलें आगे। इंटेल कोर 17 क्या है? इंटेल कोर 17 क्या है? जल्दी बताइएगा कि इंटेल कोर 17 क्या है? प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है। तो इंटेल कोर 17, इंटेल कोर 17 आपका क्या है? तो इंटेल कोर 17 आपका क्या है? प्रोसेसर है। क्या हो जाएगा? प्रोसेसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिएगा आराम से। इंटेल कोर 17 क्या है? प्रोसेसर। साथ साथ में बोलते रहो मेरे, इंटेल कोर 17 क्या है? प्रोसेसर। कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। कौन सा है भाई आउटपुट का? आउटपुट का कौन सा है? जल्दी बताइएगा। आउटपुट का कौन सा है? स्पीकर। स्पीकर आवाज देता है, आवाज देता, आउटपुट देता। बाकी माउस इनपुट, स्कैनर भी इनपुट, डिजिटल कैमरा भी इनपुट।
ये तीनों इनपुट हैं, बाकी स्पीकर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। चलो, निम्न में सबसे अच्छा अपचायक है, सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम। लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? बताइएगा भाई कि निम्न में से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? निम्न में से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? लिथियम। कौन सा है आपका? लिथियम। लिथियम याद रखना सबसे अच्छा आपका क्या है? अपचायक है। रह जाएगा याद कि सबसे अच्छा अपचायक आपका कौन सा है, तो कौन सा है? लिथियम है। नोट कीजिएगा, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम के भंडार भी मिले हैं, कहां पर मिले हैं? लिथियम के भंडार कहां पर मिले हैं? लिथियम के भंडार जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर निम्न में से सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है? जल्दी बताइएगा भाई, कौन सा सबसे अच्छा? तो आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है? तो याद रखना कौन सा आपका सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा? तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा माना जाता है? तो जो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक माना जाएगा वो आपका कौन सा माना जाएगा? याद रखना फ्लोरीन। नोट कीजिएगा इसको कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक किसे माना गया जाता है? तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक किसे माना जाता है? फ्लोरीन को माना जाता है। ऑक्सीकारक फोन यार मथन खो ना पिंगला, पिंगला दरवे, पिंगला दरवे और जमुना, पिंगला दरवे और जमुना। बताओ भाई, पिंगला होता है वो, दरवे तो जमुना का क्या से संबंध है? बताइएगा भाई किससे है? जमुना क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा भाई। पिंगला दरवे, दरवे पिंगला हुआ पदार्थ होता है, तो ठोस जमा हुआ होगा। क्या होगा? जमा हुआ। ये लो अगले क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है नफरत, शौक, पसंद, लगाव। निम्न में से भिन्न कौन सा है? नफरत, शौक, पसंद या लगाव। आप किसी से नफरत करते हो, किसी से लगाव करते हो, शौक होता है किसी की चीज का, या किसी को पसंद करते हो। तो ये तो आपके क्या होंगे? सकारात्मक होंगे सब, सकारात्मक हैं ये आपके। नफरत नकारात्मक। किसी ने पूछा कि क्या करते हो, क्या करते हो, तो देने वाले ने क्या सुंदर जवाब दिया कि नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोले बैठा। कि क्या करते हो? तो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोले बैठा हूं। ये जो हमारे ट्रक चलते हैं उनके पीछे लिखा हुआ रहता है। फिर बेमेल बताइए, इनमें से बेमेल कौन सा है? लाल, नीलम, ग्रेनाइट, पुखराज। लाल, नीलम, ग्रेनाइट, पुखराज। तो याद रखना ये आपके पत्थर होते हैं, ये शास्त्र जो आपके पुखराज, नीलम, लाल, इनमें ये क्या करते हैं? ग्रह हैं। खोलते नहीं कि पुखराज पहन ले या नीला, ये मणिया पहन ले, मोती पहन ले, दिन सुधर जाएंगे तेरे, होते नहीं है क्या? तो लाल, नीलम और पुखराज ये सब क्या होते हैं? ग्रहों के अनुसार जो आपके हाथों के अंदर, अंगुलियों के अंदर लाल, पीला, हरा वो पहने नहीं रखते हैं कि आपके मोतियों की जो अंगूठी वो है। ग्रेनाइट आपका क्या है? पत्थर है। तो ये भी पत्थर, लेकिन ये तीनों किस में काम में लेते हैं? अंगूठी के अंदर इनको क्या किया जाता है? तो ग्रहों के अनुसार पहना जाता है इनको। ये रहा,
फिर क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म औषधि किस रूप में प्रयुक्त की जाती है। क्लोरोफॉर्म औषधि है वो किस रूप में आपकी प्रयुक्त की जाएगी, तो बताइएगा भाई। निश्चेतक, दर्द निवारक, प्रतिजैविक या प्रतिपायरेटिक। तो जो आपकी यहाँ पर ढंग से पढ़ना, देखो ये मैन और मैन ये है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से कि क्लोरोफॉर्म औषधि है वो किसके काम में ली जाती है। निश्चेतक, दर्द निवारक, प्रतिजैविक या प्रतिपायरेटिक। जल्दी बताइएगा किसके रूप में ली जाती है। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, निश्चेतक। बिल्कुल, जिस बच्चे ने ए बताया है निश्चेतक। अरे कर दो ना लाइक को, शेयर कर दो, बिना कहे करो ही बिना करो, शेयर करो करो करो, नहीं करो सारी मर्जी। आओ, तो क्या होगी, निश्चेतक। फिर आओ देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक निम्न में से क्या नहीं है, ऊन नहीं है, सिल्क नहीं है, चमड़ा नहीं है, नायलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक क्या नहीं है, प्राकृतिक बहुलक निम्न में से क्या नहीं है। तो प्राकृतिक क्या नहीं होगा, ऊन, सिल्क, चमड़ा। तो ऊन भी प्राकृतिक होती है, सिल्क भी प्राकृतिक, चमड़ा भी। नायलॉन आपका क्या नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा। तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं होगा बच्चों, नायलॉन। जिसने भी दया बताया है बिल्कुल उसका सही होगा, राइट है बिल्कुल। तैयारी अच्छे से जमकर आपकी चल रही है। यह रहा अगला क्वेश्चन कि वह धमनी जो ऑक्सीजन एक तरफ नहीं ले जाती, ऑक्सीजन एक तरफ नहीं ले जाती, कौन सी। अब फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, दोनों या कोई नहीं। तो बताओ कौन सा होगा कि वह धमनी जो ऑक्सीजन को एक तरफ नहीं ले जाती, कौन सा, जल्दी बताइए। तो एक तरफ कौन सी नहीं ले जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी नहीं ले जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी होगी वो ऑक्सीजन को एक तरफ नहीं ले जाती है। रह जाएगा कि फुफ्फुसीय धमनी होगी वो ऑक्सीजन को क्या नहीं करेगी, एक तरफ नहीं लेकर जाएगी। आओ, टर्नर सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र कितने होंगे। देखो टर्नर सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र कितने होते हैं, 47 XXY, 46 XX, 47 XYY, 45 XO। कितने होंगे वही बताइएगा। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर पूरक गुणसूत्र कितने होंगे, 45 XO। जिसने भी 45 XO बताया है बिल्कुल उसका राइट कर दो भाई। 45 XO क्या होंगे, तो टर्नर सिंड्रोम में पूरक गुणसूत्र। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा जीव मंडल में शामिल है। जीव मंडल में क्या शामिल है आपका, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या सभी। तो जीव मंडल में क्या शामिल है आपका, क्या होगा, सभी होगा भाई। जीव मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो जीव मंडल में के अंदर तो जल मंडल भी आएगा, स्थल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा। फिर हाँ, एक्वेरियम में आप क्या देखते हैं, एक्वेरियम में आप क्या देखते हैं, पक्षी, मछली, सांप या कुत्ता। तो एक्वेरियम में क्या देखा जाता है, क्या पक्षी को देखा जाता है, मछली को देखा जाता है, सांप को देखा जाता है या कुत्ते को देखा जाता है। जल्दी से क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, किसे देखा जाता है। तो किसे देखा जाएगा, याद रखना, मछली को। किसे देखा जाएगा प्यारे बच्चों, मछली को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा, मछली को देखा जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता, फल और सब्जियों के अंदर आपका कौन सा विटामिन नहीं होता है भाई, जल्दी बताइएगा। फलों और सब्जियों के अंदर आपका कौन सा नहीं होता है, विटामिन डी। सॉरी, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, डी नहीं होगा, याद रखना। फलों, क्या पूछा, फलों और सब्जियों के अंदर, फलों और सब्जियों के अंदर कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। सुबह पहले लिया करो बैठ के सूर्य की किरणें। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली, दाल, सोयाबीन या दूध। तो बताओ प्रोटीन का सबसे अच्छा कौन सा है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है प्यारे बच्चों, सोयाबीन में होता है। काफी पढ़ा है हमने कि सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। सोयाबीन में समथिंग 40 से
44% आपका क्या लगभग क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होगा, सोयाबीन में। नोट कीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होगा, सोयाबीन में। चलो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, निकली है कि स्याही तो सकी निकल रही है, पेन तो भरेड़ा ही। तो किसके कारण होती है ये, वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या भार में कमी के कारण। बताओ भाई। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, वो क्या होता है, वायुदाब कम होने लगता है। क्या होने लगता है, वायुदाब कम होने लगता है। इसलिए तो जो यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, कच्ची पेंसिल, कच्ची पेंसिल लेकर जाते हैं, क्योंकि वायुदाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो याद रखना, जो वायुयान होगा उस वायुयान के अंदर पेंसिल में के अंदर जो स्याही होगी वो बाहर निकलने लगती है। किस कारण, क्योंकि वायुदाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। वायुदाब में कमी के कारण ये घटना अक्सर देखने को मिलती है। फिर आणविक गति के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, कि आणविक गति के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, चालन, सहवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। जल्दी बताइएगा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसने भी वह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा। आणविक गति के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सहवहन। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, बताओ भाई। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट, डाइमलर, स्टेफेंस या एडिसन। तो रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डाइमलर, जेम्स वाट, स्टेफेंस या एडिसन। किसके द्वारा रेल इंजन का आविष्कार किया गया, तो स्टीफेंस। जिस भी बच्चे ने स्टीफेंस बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने नहीं बताया वो नोट कर लीजिएगा कि रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता। तो रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया जाएगा, याद रखना आपका स्टीफेंस। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाएगा भाई आपका, होलोग्राफी, फोटोग्राफी, रेडियोग्राफी या कोई नहीं। तो त्रिविमीय जो चित्र है वो आपका किसके द्वारा लिया जाएगा, नोट कीजिएगा। ए जिसने बताया उसका सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा, तो किसके द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन आपका कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, नाल्व, रस्का, रॉबर्ट कॉच, ल्यूवेनहॉक और गैलीलियो। तो गैलीलियो तो वैसे किससे कर जाएगा आपका, दूरबीन से, दूरबीन से। तो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना किसके द्वारा, नाल्व, रस्का। नाल्व, रस्का के द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। रह जाएगा यार कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, नाल्व, रस्का के द्वारा। चलें आगे। ये रहा एक तस्वीर को और इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में विपुल लड़की से किस प्रकार है, तो विपुल क्या कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते यानी खुद का बाप की बेटी, यानी खुद के बाप की बेटी क्या कहलाओगी, बहन कहलाओगी, बहन कहलाओगी। और बहन तो विपुल लड़की से किस प्रकार है भाई, जिसने भी भाई बताया उसका सही हो जाएगा, भाई जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, कौन सी उत्तर आकृति है वो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, बताइएगा भाई। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, बताइएगा कौन सी करेगी भाई। बना लीजिएगा, ये करो पहले तो, बनाओ ये, फिर आओ।
हो गई ये आकृति। कौन सी करेगी? स करेगी। आगे से आगे बढ़ते जाओ, देखो ये ऊपर नीचे मिला लीजिएगा इनको। इसमें देखो सेम टू सेम ये हो रहा है, बस ये इधर हो रहा है, इसमें ये इधर होगा, इसमें ये इधर हो जाएगा, दो इसके अंदर लाइन हो जाएंगी। तो इस प्रकार पहले क्या कर लिया करो, पूरा मिला लिया करो या अलग से आकृति बना लिया करो। इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड इसके अंदर नहीं है। आओ ये इस श्रृंखला को देखें, 12 11 13 12 14 13, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? कौन सी आएगी बताइएगा भाई, कौन सी आएगी? बताइएगा कौन सी आएगी? इसमें क्या हो रहा है, एक घटाओ पहले और फिर दो जोड़ो। इसमें क्या होगा, एक तो घटाओ पहले, एक घटाओ और फिर दो जोड़ो। ये प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। तो कौन सी हो जाएगी? 15। कौन सी हो जाएगी आपकी? 15 हो जाएगी। और वैसे भी जा सकते हो आप, 13 14 और 14 के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? 15। वो आपका कौन सा है? 13। तो इसके अंदर आप आ जाओ, 11 + 1 12, 12 1 13। ये भी जा सकते हो। ये दूसरा फॉर्मूला भी लग जाएगा यहाँ, ये दूसरा फॉर्मूला भी लग जाएगा कि एक छोड़कर एक प्लस और एक प्लस, ये हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा आपका। 15 जिसने बताया उसका बिल्कुल सही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़े डिस्टर्ब हुए बीच में, उसके लिए सॉरी। कल से ये समाधान है, ये भी कर लेंगे अपना, नहीं डिस्टर्ब हो गए। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सबको।